Hello students, my name is Sipra Gupta from SKLGPD Public School. Today I am going to start the first chapter of political science, power sharing. आज हम पावर शेयरिंग जो आपका चैप्टर है उसको हम क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। पावर शेयरिंग मीन्स होता है कि पावर्स को किस तरह से कंट्रियों के जो अंदर है वो शेयर किया जाता है, और जो पावर जो शेयरिंग है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है उसको हम क्या करेंगे इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में हम दो स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। दो जो कंट्री हैं, एक कंट्री जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट की है और एक कंट्री जो है वो कहाँ की है, यूरोप कॉन्टिनेंट की है। जहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ में अगर हम देखा जाए तो एक ही रीजन था, वहाँ पर लैंग्वेज को लेकर वहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स के लोग जो रहते थे वो अलग अलग ग्रुप्स जो अलग अलग लैंग्वेज को बोलते थे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं बेल्जियम। ये जो बेल्जियम कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट में आती है, और अगर हम इसके वेस्ट में देखेंगे फ्रांस कंट्री है, इसके नॉर्थ में देखेंगे नीदरलैंड कंट्री है, और इसके अगर हम ईस्ट में देखेंगे तो कौन सी कंट्री है, जर्मनी कंट्री है। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये किस कंट्री का मैप है, ये बेल्जियम कंट्री का मैप है। ये हमारा बेल्जियम कंट्री का मैप है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें कलर्ड में मैप दिखाया गया है। जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा जो यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग रहते हैं, वो जो यहाँ पर जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो हमें येलो कलर से दिखाई दे रहे हैं, और जो रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं वो लोग हमारे कौन से, जो हमारे कौन है, फ्रेंच स्पीकर्स लोग हैं। ये जो ब्रुसेल्स जो है वो वहाँ की कॉन्टिनेंट, वहाँ की कैपिटल है, और कैपिटल में 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग हैं और 20% लोग जो हैं वो डच स्पीकिंग हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, और अदर जो 1% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, अदर लैंग्वेज बोलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इथेनिक ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो कंपोजिशन हमें किसके अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, बेल्जियम में हम देखते हैं बेल्जियम कंपोजिशन ऑफ इथेनिक्स की देखते हैं तो बेल्जियम जो कंट्री है 40% वहाँ पर कौन है, अगर फ्रेंच देखो, जो फ्रेंच लोग बोलने वाले थे वो लोग उनका जो प्लेस कहलाता था वो उनका कौन सा प्लेस कहलाता था, वोलानिया, ठीक है। और जो फ्लेमिश जो बोलने वाले जो लोग थे वो लोग डच स्पीकिंग लोग को क्या कहा जाता था, फ्लेमिश कहा जाता था। कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो कंट्री में जो फ्रेंच बोलने वाले हैं वो 40% हैं, और 59% वहाँ पर क्या है, डच बोलने वाले हैं, और 1% जो है वो जर्मन स्पीकर्स लोग हैं। ब्रिसेल्स की बात करें तो ब्रिसेल्स जो है वहाँ पर 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, और वहाँ पर अदर जो स्पीकर हैं वो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर देखने को मिली हैं, ब्रुसेल्स, और हमने कहाँ पर देखा, बेल्जियम में देखा। नेक्स्ट अगर हम श्रीलंका की बात, ये हमारा जो मैप दिखाई दे रहा है ये मैप आपका किसका है, श्रीलंका का जो मैप है। जो येलो कलर से आप देख रहे हैं तो येलो कलर से जो लोग हैं वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, और जो आप ऑरेंज कलर से बोल रहे हैं ये तमिल स्पीकर लोग हैं। जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो 74% हैं, और जो 18% जो लोग हैं वो तमिल स्पीकर हैं। अब तमिल स्पीकर में वहाँ पर डिवाइडेशन है, तमिल स्पीकर दो पार्ट में बटा हुआ है। 13% जो तमिल स्पीकर है वो श्रीलंकन तमिल है, और 5% जो स्पीकर है वो इंडियन स्पीकर तमिल है। अब आप कहेंगे मैम इंडियन तमिल, हाँ बेटा, ये ब्रिटिशर के टाइम पीरियड में जो इंडियंस लोग थे जो वर्कर्स के लिए वहाँ पर गए थे वो इंडियन तमिल हैं, जो कुछ हिंदू भी हैं और कुछ मुस्लिम्स भी हैं, जो अलग अलग यहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन जो सिन्हाला बोलने वाले जो लोग हैं वो किस लैंग्वेज को बोलते हैं, सिन्हाला ऑलमोस्ट बोलने वाले लोग हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और जो तमिल्स हैं वो हिंदू और मुस्लिम हैं, और 7% जो तमिल्स हैं वो या फिर क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं, और 1% मुस्लिम को फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं, हमने देखा श्रीलंका में था। श्रीलंका इमर्ज एंड द इंडिपेंडेंट कंट्री, और श्रीलंका जो इंडिपेंडेंट कंट्री है जो कब इंडिपेंडेंट हुआ था, 1948 में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। ये कंट्री कब इंडिपेंडेंट हुआ है, 1948 में।
मेजोरिटीज, अगर हम यहाँ पर मेजोरिटीज की बात करते हैं इन श्रीलंका, मेजोरिटीज मीन्स होता है कि जो ग्रुप किस में होता है, मेजोरिटी में होता है। मेजोरिटी कमिटी शुड बी एबल टू रूल। अब वहाँ पर रूल कौन कर रहा था, जो मेजोरिटी कमिटी में लोग थे वो लोग रूल कर रहे थे इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स। और उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया था, मेजोरिटीज का रास्ता अपनाया गया था। कहाँ पर, श्रीलंका में। तो श्रीलंका में जब वहाँ पर मेजॉरिटी के ग्रुप के जो लोग थे उनको ही वहाँ पर क्या किया गया था, सुप्रीमेसी उन्हीं की थी। किसकी सुप्रीमेसी थी, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे उनकी सुप्रीमेसी थी। इन 1956 सिन्हाला वॉज द रिकॉग्नाइज्ड, सिन्हाला को रिकॉग्नाइज्ड किया गया ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए केवल एक ही लैंग्वेज यहाँ पर जो तमिल स्पीकिंग है उनको कुछ नहीं किया गया है, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है ऑफ श्रीलंका, दस ऑफ द डिसरिगार्डिंग ऑफ तमिल। और किसको डिसरिगार्डिंग कर दिया जाता है, तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। गवर्नमेंट फॉलो एंड द परफेक्शनल ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द फेवर। और किसके फेवर में जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो सारी की सारी सिन्हाला लोग जो बोलने वाले हैं उनके फेवर में सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब, वहाँ पर भी किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, जो सिन्हाला स्पीकर्स लोग हैं उनको गवर्नमेंट में भी प्रेफरेंस दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन में भी उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और वहाँ पर क्या किया गया था, स्टिपुलेटेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट द स्टेट सेल द प्रोटेक्ट ऑफ द फॉस्टर ऑफ बुद्धिज्म। और वहाँ पर कौन से धर्म को फॉलो किया जाएगा, बुद्धिज्म को फॉलो किया जाएगा। ये सारी चीज़ें कहाँ पर चल रही थी, श्रीलंका में चल रही थी। और वहाँ पर क्या, अब जो डिमांड कर रहे थे कौन से लोग, जो श्रीलंकन तमिल बोलने वाले जो लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे किसकी, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल। उन्होंने रिकॉग्नाइजेशन किया ऑफ तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज कि किसके अलावा, कि जो सिन्हाला है उसके अलावा तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। इन द सिक्योरिंग द एजुकेशन एंड जॉब्स, और उन्हें भी सिक्योर किया जाए, उन्हें भी जॉब में और एजुकेशन में उनकी सिक्योरिटी की जाए। एंड द रीजनल ऑटोनॉमी जो है उस वो भी उनको प्रोवाइड की जाए। इन 1980 द सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे सेवरल पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन थे वर द फॉर्म बने एंड डिमांडिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉर्थन। और वो डिमांड करने लगे कि नॉर्थन जो इंडिपेंडेंट स्टेट है उसको क्या किया जाए, इंडिपेंडेंट किया जाए। और जो नॉर्थन वाले पार्ट को वो डिमांड कर रहे थे वही पार्ट उनका क्या कहला रहा था, तमिल एलम पार्ट के नाम से जाना जा रहा था। मीन्स तमिल एलम स्टेट के नाम से वो लोग क्या करेंगे, उसको जानेंगे। ऑल दीज डिमांडेड उनकी क्या कर दी जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती हैं। जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उनके द्वारा इन डिमांडों को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड क्या हो जाता है, इस तरह से वहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई भी ग्रुप कुछ भी डिमांड्स अगर कर रहा है, उनकी डिमांडों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो वो क्या होंगे, वो उन सारी चीज़ों को, उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ ख़राब लगे कि हमारी डिमांड रिजेक्ट कर दी जाएंगी, तो वो क्या हो जाएंगे, वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और तभी क्या होता है, वहाँ पर दोनों ही ग्रुपों के बीच में क्या हो जाता है, वॉर स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, श्रीलंका में। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ सिविल वॉर। जो सिविल वॉर होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है। द थाउजेंड ऑफ पीपल बोथ कम्युनिटीज़ वर किल्ड, दोनों ही कम्युनिटीज़ के हजारों लोग क्या होते मारे जाते हैं। मैनी फैमिलीज़ पर फोर्स, बहुत सारी फैमिलीज़ को फोर्स कर दिया जाता है। लीव द कंट्रीज एज ए रिफ्यूजी, वो कंट्री छोड़ देते हैं और क्या हो जाते हैं, एज ए रिफ्यूजी। मैनी मोर लॉस्ट देयर द लिवलीहुड, बहुत सारे लोग जो होते हैं अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इट कॉज द टेरेबल एंड द सेटबैक टू द सोशल एंड द कल्चर एंड द इकोनॉमिक लाइफ्स ऑफ द कंट्री। इस तरह से अगर हम कंट्री में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा टेरेबल चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। किसके लेकर, सोशल कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ्स को लेकर कंट्री में हो जाती हैं। तो ये इम्पैक्ट किसके होते हैं, सिविल वॉर के होते हैं। तो ये चीज़ें किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं होती हैं। अब एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में क्या किया गया, उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया, तो एकोमोडेशन हियर द वर्ड एकोमोडेशन एंड द डिपिक्ट्स द वे इन द प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी और
फ्रॉम मेजॉरिटी। उन्होंने दोनों ही ग्रुपों को क्या किया है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो ग्रुप में जो लोग थे, जो लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे, उनको क्या किया है, उनको एक साथ किया है। मीन्स दोनों ही ग्रुपों को लेकर वहाँ पर रास्ता निकाला गया। और वो रास्ता क्या निकाला गया है, कहाँ पर, बेल्जियम में जो रास्ता निकाला गया वहाँ पर, फॉर द एकोमोडेशन ऑफ द इंटरेस्ट द माइनॉरिटी और मेजॉरिटी द बेल्जियम लीडर एडॉप्ट द यूनिक सिस्टम। उन्होंने एक यूनिक सिस्टम ये निकाला कि जो पावर है उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, आपस में शेयर किया जाएगा। और वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको क्या किया गया था, उसमें 4 टाइम्स चेंजेस किए गए थे। 1970 से लेकर 1993 तक उसमें 4 टाइम बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए गए, वहाँ के लीडर्स ने क्या किए हैं, उसमें चेंजेस किए हैं। और वो चेंजेस क्या क्या किए थे उसको हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने चेंजेस किए थे। कि बेल्जियम मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट्स, अगर हम बेल्जियम के मॉडल ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करें, देयर वर द इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर, कि उन्होंने कहा कि दोनों ही ग्रुप के लोगों के जो मिनिस्टर होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बिलोंगिंग टू द बोथ कम्युनिटीज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में वहाँ के दोनों ही लोगों के जो लीडर होंगे मेजॉरिटी में होंगे। स्टेट गवर्नमेंट बोथ द फ्लेमिश एंड द बेलोनिया रीजन मैनी पावर, और वहाँ पर क्या किया गया, सब ऑर्डिनेट ऑफ द इक्वल गवर्नमेंट बनाई जाएगी। इन द ब्रुसेल्स, जहाँ की ब्रुसेल्स वहाँ की कैपिटल थी, जहाँ पर 80% ओनली फ्रेंच स्पीकिंग थे, वर इन मेजॉरिटी, वहाँ पर मेजॉरिटी में थे। बोथ कम्युनिटीज़ वर गिविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों ही कम्युनिटी के लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। एज द डच हैड द एग्री टू इक्वल, और डच जो हो जाते हैं वो एग्री हो जाते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है एज पर द सेंटर एंड डिस्पाइट्स ऑफ बीइंग मेजॉरिटी। कम्युनिटी गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल वॉज द इलेक्टेड बाई द, जो वहाँ की कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसको वो इलेक्टेड की जाएगी बाई द लिंग्विस्टिक कम्युनिटी के आधार पर। और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब होता है जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, लोग उसको देखा जाएगा कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज जो रिलेटेड इशू हैं वो कौन देखेगा, वहाँ की गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट है वो देखेगी। दीज एग्रीमेंट्स इन द बेल्जियम बट सक्सेसफुल, और ये सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। कहाँ पर, बेल्जियम में। एंड अवॉइडेड एनी काइंड्स ऑफ टेंशन, और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है बिटवीन द टू लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, जबकि वहाँ पर कौन सी कम्युनिटी को बोलने वाले लोग थे, 2 कम्युनिटी को बोलने वाले लोग थे। लेकिन हमने श्रीलंका में देखा कि वहाँ पर सिविल वॉर होता है, बेल्जियम में देखा कि बेल्जियम में क्या नहीं है, कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिससे कि वहाँ की जो पावर है उसको दोनों ही कम्युनिटी के लोगों में क्या किया है, इक्वल डिवाइड किया है। ये वहाँ का एक साइन बोर्ड का है, पिक्चर है, उसमें पहली जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है वही फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है। वहाँ पर जो भी साइन वर्ड्स लगाए जाते हैं, साइन बोर्ड्स लगाए जाते हैं, वो दोनों ही लैंग्वेज में लगाए जाते हैं। तो साइन बोर्ड्स में दोनों ही लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो ब्रुसेल्स है ये कहाँ की कैपिटल है, ये कैपिटल बेल्जियम की है। और यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन होती है वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो कहाँ पर बनाई गई, ब्रुसेल्स में ही बनाई गई। क्यों बनाई गई कि जो अदर कंट्री के लोग हैं वो इससे सीखें, ब्रुसेल्स से सीखें, मीन्स बेल्जियम से सीखें कि हमें किस तरह से रास्ता निकालना चाहिए कि हम अपनी कंट्री में जो कॉन्फ्लिक्ट है उनसे बचें, सिविल वॉर से बचें और सभी लोगों को इक्वल पावर प्रोवाइड की जाए। तो हाँ, ये अगर हम ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो ये पूरी हर एक कंट्री के लिए एक क्या है, एक उनके लिए एक एग्जाम्पल है। वाई पावर शेयरिंग इज़ द डिजायरेबल, कि वहाँ पर पावर को क्यों शेयर किया गया, पावर शेयरिंग क्या डिजायरेबल है। यस, अगर पावर शेयरिंग की हम बात करते हैं, जो पावर शेयरिंग है वो कैसी है, डिजायरेबल है। अगर और पावर शेयरिंग इसलिए डिजायरेबल है, पावर शेयरिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका दिया गया है प्रूडेंशियल, दूसरा है मोरल रीजन। अगर प्रूडेंशियल रीजन से देखते हैं
कि इट रिड्यूस एनी चेंज, इससे क्या होता है, एनी चेंज कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, कोई भी सोशल ग्रुप होते हैं उनके बीच में क्या हो जाते हैं, कोई भी चांस नहीं रहते हैं कन्फ्लिक्ट के, कोई भी चांस नहीं रहते हैं। बाय अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो कन्फ्लिक्ट है उनको अवॉइड कर सकते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री, और इससे क्या रहता है, कंट्री में यूनिटी रहती है। एंड डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी कैन बी ऑप्रेस फॉर देम, इससे क्या होता है कि जो कंट्री में जो डिक्टेटरशिप होती है वो कहीं ना कहीं कम रहती है। माइनॉरिटी कैन इवन द वीक एंड द मेजॉरिटी कम्युनिटी एज वेल, दोनों ही कम्युनिटीज़ को क्या किया जाता है, किसी भी कम्युनिटीज़ को दबाया ऑप्रेस नहीं किया जाता है। अगर हम मोरल रीजन की बात करते हैं तो मोरल रीजन में क्या होता है, पावर शेयरिंग इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अगर ट्रू स्पिरिट क्या है, वो है डेमोक्रेसी एज द पार्टिसिपेट एंड द इसेंशियल ऑफ द फैक्टर्स, और इसके लिए सबसे अधिक इसेंशियल है एवरी सेक्शन ऑफ द कम्युनिटीज हैज़ द राइट टू conflict and govern, the governed should be carried out the keeping mind the larger interest the section of the committee। अगर दो तरीके से देखा जाता है कि प्रूडेंशियल अगर देखा जाता है, लॉजिक तरीके से देखा जाता है कि क्यों हमारे लिए डिजायरेबल है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, ग्रुप में इक्वलिटी रहने के लिए, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको रहने के लिए हमारे लिए क्या है, पावर शेयरिंग जरूरी है। मोरल रीजन से अगर हम देखते हैं तो मोरल रीजन में अगर डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है वो क्या है, वो हमारी पावर शेयरिंग को ही माना गया है। दूसरा इसमें क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, इस कारण से क्या किया गया, पावर शेयरिंग जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पावर शेयरिंग है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। पावर शेयरिंग को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर among the different social group and division of power among the political parties, pressure group and the movements। इस तरह से अगर हम किसी भी कंट्री में देखते हैं तो पावर को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजेंटल जो डिवीजन होता है पावर का, वो क्या होता है। हॉरिजेंटल हम डिवीजन देखते हैं पावर को, जिसमें लेजिस्लेटिव जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। जो लेजिस्लेटिव होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारे द्वारा जो इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, जो कंट्री के लोगों के द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो कहाँ पर भेजे जाते हैं, जो लेजिस्लेटिव पे पहुँचते हैं, जिनको हम पार्लियामेंट मेंबर्स भी कहते हैं। उनका काम क्या होता है, वो रूल्स को बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, लेजिस्लेटिव से ही प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर चूज़ किए जाते हैं, और ये सभी मिलकर क्या करते हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करवाते हैं, और किस तरह से वो फॉलो होंगे कंट्री पर वो सारे रूल्स बनाते हैं। और जुडिशियल का क्या काम होता है, जुडिशियल का काम होता है कि सोसाइटी है उसमें प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को इक्वल जो राइट्स है या इक्वल उनको जो न्याय है जो है वो उनको मिलना, जस्टिस उनको मिलना चाहिए। तो ये हमने सबसे पहले देखा कि जो हॉरिजेंटल जो पावर होती है उसको हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, उसको डिफरेंट ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं। आपके जो बुक्स है आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि हॉरिजेंटल पावर क्या होती है, चेक एंड बैलेंस क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो यही होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम लेजिस्लेटिव की अगर हम बात करते हैं और एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं और जुडिशियल की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी पावर क्या नहीं है, बड़ी और छोटी नहीं है, तीनों ही पावर इक्वल है और तीनों ही पावर एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि अगर लेजिस्लेटिव में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा फॉलो कराए जाते हैं, और जो जुडिशियल में जो जज होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, उनको चूज़ किया जाता है। अगर जो लेजिस्लेटिव में कोई भी चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं तो उनके लिए
कौन जिम्मेदार होता है, उनके लिए जुडिशियल जो होता है वो जिम्मेदार होता है। तो तीनों ही चीज़ें हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी वर्टिकल पावर्स होती है, अब वर्टिकल पावर्स में क्या किया जाता है, जो गवर्नमेंट होती है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो सबसे पावरफुल होती है। उसके बाद हमारी आती है स्टेट गवर्नमेंट, जो हर स्टेट की अपनी अपनी सेपरेट गवर्नमेंट होती है, जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती है। और स्टेट गवर्नमेंट की ही पावर को किस में डिवाइड किया जाता है, लोकल गवर्नमेंट में या म्यूनिसिपल गवर्नमेंट में या पंचायत गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाता है। इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन उनको हम क्या ही कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट ही कहते हैं। तो आपने 2 तरह की गवर्नमेंट पढ़ ली, हॉरिजेंटल गवर्नमेंट पढ़ ली। हॉरिजेंटल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। वर्टिकल जो गवर्नमेंट है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हॉरिजेंटल गवर्नमेंट होती है, बाद में हम उसको डीप में बताएंगे कि हॉरिजेंटल गवर्नमेंट में भी जुडिशियल जो है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, एग्जीक्यूटिव को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एमंग डिफरेंट जो सोशल ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से सोशल ग्रुप होते हैं। आपने देखा होगा माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो रिलीजन से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनका अपना ग्रुप होता है, ठीक है। जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं ST SC उनका अपना ग्रुप होता है, जो वीमेंस होती हैं उनका अपना एक ग्रुप होता है। तो ये सारी लिंग्विस्टिक के आधार पर जो क्या होता है, माइनॉरिटीज़ में अपना एक ग्रुप होता है। तो इस तरह से अलग अलग सोशल ग्रुप भी होते हैं, जो आप सोसाइटीज़ में देखते हैं कि अलग अलग ये सोशल ग्रुप्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट है उनकी डिवाइडेशन में क्या है, उनको पावर। नेक्स्ट दिया गया है कि एमंग द डिफरेंट द पॉलिटिकल पार्टीज़, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं, वहाँ उसमें भी क्या किया जाता है, पावर्स को डिवाइड किया जाता है। उसमें किस तरह से पावर को डिवाइड किया जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो अपोजिशन में आती हैं, अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वहाँ पर भी इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं सच एज, जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रेडर्स लोगों का अपना ग्रुप होता है, वर्कर्स का अपना ग्रुप होता है, फार्मर्स का अपना ग्रुप होता है, बिजनेसमैनों का अपना ग्रुप होता है। तो ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं ये कहीं ना कहीं यही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रेशर ग्रुप कहलाते हैं। डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, आपने देखा होगा कि अगर किसी एक सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनती है तो जो अदर पार्टीज़ के जो मेंबर होते हैं वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी उनमें भी क्या होती है, जो पावर होती है वो डिवाइड होती है। तो हमने इस चैप्टर में देखा जो पावर शेयरिंग है वो किसी भी कंट्री के लिए कैसी होती है, डिजायरेबल होती है। तो अगर हम कहें कि पावर शेयरिंग अच्छी है या बुरी, पावर शेयरिंग हर कंट्री के लिए क्या होती है, एक अच्छा सिस्टम होता है, जिससे क्या किया जाता है, किसी भी कंट्री में होने वाले कन्फ्लिक्ट को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अगर श्रीलंका ने भी बेल्जियम वाले सिस्टम को एक्सेप्ट किया होता तो वहाँ पर भी क्या नहीं होते, कोई भी सिविल वॉर नहीं होता। और अगर हमने बेल्जियम देखा तो बेल्जियम हर कंट्री के लिए, जितनी भी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड में, उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से पावर को क्या करना चाहिए, आपस में शेयर करना चाहिए। तो आज हमारा ये वाला जो चैप्टर होता है वो हमारा फिनिश होता है, ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।